तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाली जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। एक मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और एक मॉक टेस्ट नंबर 15 होने वाला है। 14 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनकी प्ले लिस्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है वो देखना है। तो मैं बात करूँ पहले टमाटर में उपस्थित अम्ल, टमाटर में कौन-सा अम्ल उपस्थित होता है? तो फॉर्मिक अम्ल नहीं होता। फिर मैं बात करूँ फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? तो चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कभी-कभी ये पूछा जाता है, चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। तो टमाटर में फिर कौन-सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में 1 नहीं 2 अम्ल उपस्थित होते हैं। तो टमाटर में होता है सिट्रिक अम्ल, टमाटर में सिट्रिक अम्ल हो जाएगा और होता है एक मैलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल ये 2 अम्ल उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, संतरे में उपस्थित अम्ल, संतरे में कौन-सा अम्ल उपस्थित होता है? तो संतरे में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। अंगूर में कौन-सा अम्ल उपस्थित होता है? तो अमरूद में अंगूर में सॉरी अंगूर में होता है टार्ट्रिक अम्ल। और बासी मक्खन में कौन-सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल बासी मक्खन में उपस्थित होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपके लिए इसको फुल एक्सप्लेन कर दिया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में मालवा के क्षेत्र में किसके द्वारा की गई थी? तो मैं बात करूँ गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? नागभट्ट के द्वारा, नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना होती है। अब मैं बात करूँ विजयालय, विजयालय किसकी स्थापना करते हैं? तो चोल वंश की स्थापना कौन करते हैं? विजयालय। दंती दुर्ग किसकी स्थापना करते हैं? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग करते हैं। और गोपाल की बात करूँ मैं, गोपाल कौन है? तो यह पाल वंश के संस्थापक हैं। किसके वंश के? पाल वंश के। अब मैं बात करूँ कन्नौज का त्रिपक्षीय अभ्यास है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्नौज का त्रिपक्षीय अभ्यास किन-किन वंशों के मध्य हुआ था? तो यह 3 वंशों के मध्य हुआ था कन्नौज का त्रिपक्षीय अभ्यास। तो किस-किसके हुआ था? ये हुआ था राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश। ये इन तीनों के मध्य हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्नौज का त्रिपक्षीय अभ्यास, त्रिपक्षीय युद्ध किन-किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश के और राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन-सा सही सम्मिलित नहीं है? तो मैं बात करूँ क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये क्योटो क्योटो कहाँ पर पड़ता है? तो क्योटो एक स्थान है, वो जापान में पड़ता है, इसलिए इसका नाम होता है क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल। अब मैं बात करूँ कब होता है ये क्योटो प्रोटोकॉल? तो 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल होता है और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अब अपनी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको उनके उत्सर्जन को कम करना। तो ये हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो अब मैं बात करूँ रामसर अभिसमय, ये किससे संबंधित है? तो यह आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, आपको पता होगी। और ये कब होता है रामसर अभिसमय? 2 फरवरी 1971 को यह रामसर अभिसमय होता है, इसलिए हम 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? आर्द्रभूमि संरक्षण डे बनाते हैं। आर्द्रभूमि डे हम कब बनाते हैं? 2 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भूजल से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। और वेंसल कन्वेंशन ये कब होता है? वेंसल कन्वेंशन, ये खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण को नियंत्रित करना, ये सही आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ये कब होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते होंगे 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और ये किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसमें गलत है और ये किससे संबंधित है? रामसर अभिसमय आर्द्रभूमि संरक्षण डे से संबंधित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो देखते हैं नेक्स्ट को। निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है? स्वैच्छिक बेरोजगारी किसको कहते हैं? जो अपनी इच्छा से बेरोजगारी होती है ना उसको। और उसको कौन-सी बेरोजगारी होती है? तो ये होती है घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी में क्या होता है? जैसे प्रेज़ेंट में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है किसी की, ये नौकरी कर रहा है। जब वो इस नौकरी को छोड़ देता है और इससे अच्छी नौकरी की तलाश करता है, तो उस दौरान जो बेरोजगारी आती है उसको कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। और यही एक मात्र बेरोजगारी है जिसको माना जाता है कि ऐसी कौन-सी बेरोजगारी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ हद तक अच्छी मानी जाती है। क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी नौकरी को छोड़कर और उससे बड़ी नौकरी की तलाश करता है, तो इससे अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। इसलिए इसको कहते हैं यह ऐसी बेरोजगारी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। तो घर्षण बेरोजगारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो गति के 3 नियम किसने दिए थे? तो आप जानते होंगे न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे। पहला नियम गति का पूछा जाता है कि पहला नियम किससे रिलेटेड है और पहले नियम का नाम क्या है? तो पहला नियम और थर्ड नियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नियम को क्या कहते हैं? तो पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम पहले नियम को कहते हैं, इसको आप याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार-बार। और थर्ड नियम कौन-सा है? थर्ड नियम हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थर्ड नियम है। और फिर नियम नंबर 2 पूछूँ, तो नियम नंबर 2 हो जाएगा F बराबर ma, यानी कि जितना हमारा बल होगा ना, वह उस वस्तु के मास में, उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, उसका वस्तु का बल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सबसे सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? तो ये कोड नाम मैंने आपके लिए एक और वीडियो में कराया था, शायद मॉक टेस्ट नंबर 11 में कराए थे। तो मैंने सब इसकी फुल डिटेल कराई थी, तो मैं अब भी करा देता हूँ। तो आप जानते होंगे पहले परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। और इसका कोड नाम क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नाम रखा गया था। और ये कहाँ पर होता है? राजस्थान के पोखरण में यह होता है। अब मैं बात करूँ ऑपरेशन शक्ति क्या है फिर? ऑपरेशन शक्ति आपको याद होगी 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण होता है। या इसका कोड नाम क्या होता है? ऑपरेशन शक्ति। और ये कहाँ होता है? तो राजस्थान के पोखरण में यह होता है। तो ये थी इससे रिलेटेड, और मैंने आपके लिए करा दी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं नेक्स्ट है 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो ये किसने कहा था? गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था ये, कि कि जो अलग निर्वाचन होगा वो अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हो जाएंगे। अब आपको बताना है कि WWW के जनक कौन है? तो इनका इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स ली WWW के जनक हैं। अब मैं बात करूं एआई के जनक कौन है फिर? एआई के जनक कौन है? तो एलन ट्यूरिंग एआई के जनक हैं। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एआई के जनक कौन है, WWW किसने प्रतिपादित किया था, और कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार क्या, इस साल तो पूछा ही जाएगा। 2025 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की इसमें रैंक क्या है मानव विकास सूचकांक में? तो भारत की रैंक 130 है मानव विकास सूचकांक में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलैक्ट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? रोलैक्ट एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या किया था? तो सभी को बिना मुकदमे के कारावास में डाल दिया जाएगा, और कब तक? 2 साल तक। 2 साल तक। और ये रोलैक्ट एक्ट कब आता है? तो 1919 में रोलैक्ट एक्ट आता है। इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिना मुकदमे के कारावास में डाल दिया जाएगा। ये रोलैक्ट एक्ट के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन से प्राप्त किए जाते हैं? लिटमस विलियन किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो आपको इसको याद करना है कि ऑप्शन नंबर सी लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं। लिटमस विलियन किससे प्राप्त किए जाते हैं? लाइकेन से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने के लिए मदद करती है? तो कोई भी सेल है, मान लो ये सेल है, अब आपको इसे एडिट करना है, तो आप उसको आप इस पर क्या, तो डबल क्लिक कर दोगे जब ये एडिट मोड पर आ जाएगी। जहाँ आप F2 दबा दोगे जब ये एडिट मोड पर आ जाएगी। और एक फार्मूला बार भी होता है, उसमें जाकर आप टाइप करोगे तो जब भी ये एडिट मोड पर आ जाएगी। तो 3 तरीके होते हैं फंक्शन की को एडिट करने के। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, F2 दबाकर हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है? तो आपसे एक बुक का क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। यदि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसको फॉलो जरूर कर लेना। वहाँ पर मैंने एक बुक की कम से कम 400 से 500 बुक मैंने की उनकी PDF डाल दी है। आप वहाँ से उनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एक बुक एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट बात करूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक,
तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, सेवा सदन हो जाएगी, गोदान हो जाएगी, गोदान हो जाएगी, निर्मला हो जाएगी। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, ये एग्जाम में बार पूछी जाती हैं। मैं बात करूं WHEL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो WHEL की फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोबल का फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप जानते होंगे कोबल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फार्मूला बेस है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन जो फार्मूला बेस होते हैं। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग का फॉर्मूला होता है। हम जब द्रव्यमान में 14 लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 392 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो आप जानते होंगे कि सबसे बात करूँ होम रूल मूवमेंट ये कब होता है, तो आप जानते होंगे 1916 में होता है, और किसके द्वारा लागू होते हैं, चलाए जाते हैं, तो एनी बेसेंट, मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा, और पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये चलाए जाते हैं। कब चलाए जाते हैं, 1916 में होम रूल आंदोलन। अब मैं बात करूँ स्वदेशी आंदोलन, आपको पता होगी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है और बाह्य वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। तो यह कब किया जाता है, 1905 में, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। अब मैं बात करूं अगस्त प्रस्ताव की, तो ये कब आता है, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। अब मैं बात करूँ खिलाफत आंदोलन, ये कब आता है, 1919 में ये शुरू होता है और 1924 में ये खत्म होता है खिलाफत आंदोलन, और इसी के तहत असहयोग आंदोलन को जोड़ा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। तो ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें आती हैं, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस में वे गैसें आती हैं, जैसे अपनी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हो जाएगी ओजोन, O3 हो जाएगी, CO2 हो जाएगी, मेथिन हो जाएगी, CH4 हो जाएगी मेथिन। ये आती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसें, और ये क्या करती हैं, ये हमारे पृथ्वी के तापमान को निरंतर बढ़ाती हैं। और इन गैसों का उत्सर्जन यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो जाएगी और ओजोन हो जाएगी, इन गैसों का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र करता है, तो हमारा ऊर्जा क्षेत्र है, वो इन गैसों का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा करता है। और दूसरे नंबर पर बात करूँ, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन करता है, तो अपनी कृषि इन गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करती है। और मैं बात करूँ ऊर्जा कितनी परसेंट उनका उत्सर्जन करता है, तो ऊर्जा हो जाएगी 73%, 73% ऊर्जा इनका उत्सर्जन करती है, और अपनी कृषि कितनी करती है, 80% इनका उत्सर्जन करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप रेलवे NTPC का एग्जाम देने जा रहे हो तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आपको पता होगी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये कहाँ पर है, तो रूस में स्थित है, ये रूस में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है फिर, सबसे लंबा है तो 9,200 किलोमीटर कम से कम, इससे अधिक ही होगी, 9,200 प्लस इसकी लंबाई हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यह सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट बात करूं निम्नलिखित में से किस धरोहर स्तर की वास्तुकला को द्रविड़ स्थापत्य शैली है, तो द्रविड़ स्थापत्य शैली किस धरोहर की है, तो एलोरा की बात करूं तो यह रॉक कट शैली में स्थित है, यानी कि उसको पत्थरों से काट कर बनाया गया था, रॉक कट शैली में स्थित है। हम्पी की बात करूं, एलोरा की बात करूं, एलोरा कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में, इसको भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है। हम्पी की बात करूं, हम्पी कहाँ पर है, तो हम्पी आती है कर्नाटक में, कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और एक किस शैली में है, यह द्रविड़ शैली में है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं बात करूँ कोणार्क की, ये कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा में, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है।
और इसकी शैली क्या हो जाएगी, नागर शैली, नागर शैली में हो जाएगी, या कलिंग शैली भी कहते हैं जिसको। कोणार्क किसमें हो जाएगा, कलिंग शैली में। और खजुराहो की बात करूँ, ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा नागर शैली में। खजुराहो कहाँ हो जाएगा, नागर शैली में। और कहाँ पर स्थित है खजुराहो, मध्य प्रदेश में। चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो मैं बताऊं आपको। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और ये कैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और पेड़ों द्वारा लिया जाता है जल। इसकी यह क्रिया करते हैं, और ये बनाते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज बनाते हैं, और बदले में क्या छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी जरूरी होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसको कहा जाता है, तो अवध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के दशक में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया गया था। तो यह किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ के नियम का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो वो है त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक में बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किया गया है। तो ये थे 25 क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आने लायक क्वेश्चन थे सभी। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके और ज़रूर बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।